हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बायोलॉजी की थर्ड क्लास रहेगी। बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमने बायोलॉजी का जो फर्स्ट क्लास थी, जो आपकी पहली क्लास थी, उसमें बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और बुक के बारे में बताया था। और दूसरी जो क्लास रही थी वो सामान्य शब्दावली से रही थी और मेंडल के नियमों से रही थी। आज जो तीसरा लेक्चर है वो मेंडल के नियम के जो अपवाद है उन पे रहने वाला है। लेकिन इससे पहले हमने जिस तरह से मेंडल ने मटर के जो पौधा था उसका उपयोग किया था और उस पर प्रयोग किए थे, लेकिन उनमें से हमने एक दो पॉइंट रह गए थे जो हमें मतलब दूसरी क्लास में पहले पढ़ा देने चाहिए थे। लेकिन हमने पहले मेंडल के नियम पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम तो मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया, यानी मटर के पौधे के चयन के कारण, यानी मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों लिया, उसमें ऐसे क्या लक्षण थे, वो एक सामान्य लक्षण हमें पता होने चाहिए। इन लक्षणों से बेसिकली कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, लक्षणों से जनरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, पर परागण और स्वपरागण ऑप्शन में डाल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है। लेकिन जो 7 लक्षण थे, जिस तरह से 34 किस्मों का चयन किया मटर के और इसमें से 22 किस्मों पर इसने प्रयोग किया था। जब 22 किस्मों के पर प्रयोग किया तो मेंडल के जो मतलब मटर के जो पौधे थे उनमें अलग अलग लक्षण थे, यानी तो 7 लक्षणों का चयन करके उन्होंने तो 7 प्रकार के जो लक्षण थे वो हमारे लिए ज़रूरी है। जो मटर के पौधों में प्रभावी और अप्रभावी जो 7 लक्षण थे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में हमें ये दे सकता है कि निम्न में से कौन सा मटर के पौधे का विपर्यासी लक्षण नहीं था या विपरीत लक्षण नहीं था जो कि मेंडल के प्रयोग में उपयोग किए गए थे। तो सबसे पहले हम मटर के पौधे के चयन के कारण लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, जो मटर का पौधा था, मेरे साथ आप लिखते रहना। जो मटर का जो पौधा था वो 1 वर्षीय पादप था, तो आसानी से 1 वर्ष में उग जाता और फल फूल बीज जो भी देना थे वो 1 वर्ष के अंदर ही हो जाता। तो मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। तो अब इसके बाद में देखो, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। अगर इसको पूरा और लिखना चाहे, जिससे जो फल है और फूल मतलब बीज है वो हमें 1 वर्ष के अंदर ही प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम आसानी से जो मेंडल था वो मटर के पौधों पर प्रयोग कर सकता था। तो ये एक शॉर्ट पॉइंट लिखवा दिया, इसका पूरे मैंने बता दिया कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। इसके कारण क्या क्या हो सकता है, तो इसके कारण जो प्रयोग थे, यानी 1 वर्ष में वो कई बार मतलब 1 वर्ष में कई बार प्रयोग लगातार वो कर सकता था। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिख रहे हैं। इसके बाद मटर के पौधे को आसानी से कहीं पे भी उगाया जा सकता था। मटर के पौधे को आसानी से कहीं पर भी उगाया जा सकता था, यानी उगाया जा सकता है। जैसे मतलब आपके बाग बगीचे या फिर उद्यान हो गया, फिर गमले में या छोटे क्षेत्र में या फिर छोटी जगह आदि। तो दूसरा कारण यह था कि मटर के पौधे को आसानी से कहीं पर भी उगाया जा सकता था। जिसे कोई छोटा मोटा गार्डन, यानी घर के आसपास जो थोड़ा बहुत गार्डन है उस उद्यान में, गमले में या छोटी आसपास जो भी खाली जगह है वहाँ पे भी इसको हम क्या कर सकते थे, उगा सकते थे। इसके बाद देखते हैं और क्या कारण हो सकते थे जिससे मटर के पौधे का चयन किया। इसके बाद मटर के पौधे की बात करें तो ये द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, ठीक है। यह बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पादप या पौधा था। द्विलिंगी पादप या पौधा है, जिससे
इसमें स्वपरागण, इसमें स्वपरागण, जिससे इसमें स्वपरागण आसानी से किया जा सकता है, जिससे इसमें स्वपरागण आसानी से किया जा सकता है। तो ये इसके 3 हो गए। इसके बाद में चौथा है, इसमें पर परागण, इसमें पर परागण भी हो सकता है, इसमें पर परागण भी हो सकता है। और 5वां पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ कि मटर के पौधे में विपरीत लक्षण बहुत पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। तो ये सारे कारण बता दिए मैंने आपको कि मटर के पौधे के चयन के क्या क्या कारण हैं। तो यहाँ देखिए, पहला जो कारण है वो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, जिसको 1 वर्ष में इसको उगा सकते हैं इजीली। इसके बाद मटर के पौधे को आसानी से कहीं पर भी उगाया जा सकता है, जैसे उद्यान हो गया, गमले में या छोटी जगह आदि पर भी। इसके बाद द्विलिंगी पादप यानी बाइसेक्सुअल पादप है, जिससे इसमें स्वपरागण किया जा सकता है। ये 2 पॉइंट, एक तो तीसरा पॉइंट स्वपरागण और इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें परपरागण और स्वपरागण किया जा सकता है। मटर के पौधे में स्वपरागण और परपरागण किया जा, देखो स्वपरागण हो सकता था, इसीलिए तो हमें क्या हो रहा था, जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हो रहा था चीजें, वो हम F2 पीढ़ी में प्राप्त करते थे, उन दोनों का आपस में स्वपरागण करा के। तो इस चीज का ध्यान रखना। और मटर के पौधे में विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। तो ये 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको लिखवा दिए, यानी जो इसके लक्षण थे, यानी मटर के पौधे के क्या क्या लक्षण थे, किन कारणों से इनका चयन किया गया था। क्योंकि इसमें हमें याद क्या रखना है, तो तीसरा पॉइंट, यह द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पादप है, इसमें स्वपरागण किया जा सकता है। इसके साथ में ही क्या याद रखना है, इसमें परपरागण भी किया जा सकता है। ये 2 पॉइंट हमें पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में कि निम्न में से क्या कारण था जिससे मटर के पौधे का चयन किया गया था मेंडल के द्वारा। तो उसमें हमें कुछ 2-3 ऑप्शन दे देगा, जिसमें हमें या तो एक परपरागण भी मिल सकता है या फिर स्वपरागण भी मिल सकता है। आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो 7 लक्षण कौन से थे जिसके कारण उनका चयन भी किया गया था, क्योंकि जो 7 लक्षण थे उनसे क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसके बाद मेंडल के अपवादों को पढ़ेंगे, तो इसका एक बार इसको उतार ले आप। खास करके ये तीसरा और चौथा पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं वो 7 लक्षण कौन कौन से थे। मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षण। आपकी हेडिंग हो जाएगी मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षण। ठीक है, अब इसमें देखें, यहां पे हम लिख लेते हैं लक्षण, यहां पे हम लिखते हैं लक्षण को, और यहां पे लिखते हैं प्रभावी, और यहां पे लिखते हैं अप्रभावी। जिस तरह से तने की लंबाई की बात करें तो लंबा और बोना दोनों चीजें ली थी।
तो यहाँ पे आ जाएगा लंबा और यहाँ पे आ जाएगा बोना। तो पहली बात होगी तने की लंबाई, तो लंबा और बोना। इसके बाद में हम नंबर 2 लिख सकते हैं आपके बीज का आकार। नंबर 2 हो जाएगा बीज का आकार। तो बीज का आकार कैसे थे? गोल और झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार, ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद में देखो तने की लंबाई के हिसाब से बात करें तो लंबा और बोना, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, और बीज का जो रंग था, बीज का या फिर पुष्प का रंग लिख लेते हैं इसमें अपन। इसमें हम लिखते हैं पुष्प का रंग। देखो इनका कोई क्रम नहीं है, ठीक है, कोई ये नहीं सोचे कि इनके क्रम से लिखना, नहीं, हमें जैसे याद आता है ऐसे हम लिख सकते हैं। पुष्प का रंग है वो हो जाएगा आपका बैंगनी और सफेद। पुष्प का रंग हो जाएगा बैंगनी और सफेद। इसके बाद में फली लिख सकते हैं। फली की प्रकृति या फली का आकार, ठीक है, फली की प्रकृति या फली का आकार लिख सकते हैं। फली का आकार, फली का आकार कैसा था? एक तो फुली हुई और दूसरी थी पिचकी। ये 4 पॉइंट आप उतार ले। इसके बाद 1-2 पॉइंट और लिख लेंगे। देखो तने की लंबाई के हिसाब से प्रभावी और प्रभावी लिखा है हमने, तो लंबा और बोना। बीज का आकार की बात करें तो बीज का आकार गोल था और झुर्रीदार था, गोल और झुर्रीदार। इसके बाद में हम बात करते हैं 3rd नंबर, जो पुष्प का रंग था तो बैंगनी और सफेद, पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद। इसके बाद फली का आकार, जो फली का आकार था वो फूली हुई थी और एक पिचकी हुई थी। इसके बाद हम जो इसकी स्थिति थी, कक्षीय, अक्षीय स्थिति और कक्षीय स्थिति, ठीक है, इसको देख लेंगे। तो एक बार आप 4 पॉइंट उतार ली, इसके बाद इसको रब करके 3 पॉइंट और लिख लेते हैं, 7 लक्षण पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से उतार लीजिए आप। आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं। इसके बाद में आप 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, वो हो जाएगा पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति थी आपकी अक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति और कक्षीय स्थिति। कौन कौन सी थी? पुष्प की स्थिति की बात करें तो अक्षीय स्थिति और कक्षीय स्थिति। इसके बाद में 6 नंबर पे रखते हैं तो फली का रंग, पुष्प का रंग पढ़ लिया था, तो फली का रंग है हरा और पीला। फली का रंग कैसा था? पुष्प का रंग तो बैंगनी और सफेद था, और जो फली है उस फली का रंग कैसा है? तो फली का रंग है हरा और पीला। इसके बाद में फली की आकृति पढ़ ली, पुष्प की स्थिति पढ़ ली, अक्षीय और कक्षीय स्थिति पढ़ ली, फली का रंग है हरा और पीला। इसके बाद में अंतिम रहता है वो आपका हो जाएगा बीज का आकार। जो बीज का आकार था वो बीज का आकार तो हमने गोल और झुर्रीदार पढ़ लिया। जो बीज का जो आकार था वो गोल और झुर्रीदार। बीज का रंग, तो बीज का रंग थे वो भी हरा और
ये थे हरे और पीले। ठीक है, तो ये 7 लक्षण हो चुके। इन 7 लक्षणों को मैं देखो, 5वां लक्षण है आपकी पुष्प की स्थिति के हिसाब से देखें तो अक्षीय और कक्षीय स्थिति थी उनकी। फली का रंग देखें तो हरा और पीला था, फली का रंग हरा और पीला। इसके बाद में जो फली की आकृति थी तो वो कैसी थी, फूली हुई और पिचकी हुई। फली की आकृति फूली और पिचकी हुई। और बीज का रंग है हरा और पीले, यानी बीज थे हरे कलर के थे और पीले कलर के। अगर बीज का आकार बोले तो आकार कैसा था, गोल और झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार। तो ये इनके आकार थे। आकार हमने लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसलिए वापस को मैं रब कर लेता हूं। ये तीनों आप नोट डाउन कर ले, ये तीनों पॉइंट आप नोट करें। पुष्प की स्थिति अक्षीय कक्षीय, फली का रंग हरा पीला और बीज का रंग हरे और पीले। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार जो हमने यानी मटर के जो पौधे का चयन क्यों किया गया था वो पढ़ा। 7 क्या लक्षण थे, वो 7 लक्षण पढ़े हमने, प्रभावी कौन से अप्रभावी कौन से और लक्षण की क्या क्या लक्षण थे वो सारी चीज़ें पढ़ी। मेंडल के नियम हम दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब तीसरे लेक्चर में हम मुख्य रूप से जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये तो चीज़ें जो हमें बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी थी, जो हमारी रह गई थी, हमको इसको पहले पढ़ लेना चाहिए था। अब हम बात करेंगे मेंडल के नियम के जो अपवाद हैं, ठीक है, जिससे हम पूर्ण अप्रभाविता के नियम कह सकते हैं या फिर सहलग्नता का नियम, ठीक है। इसको आप उतारिए। इसके बाद में हम मेंडल के नियम के जो अपवाद हैं, जिनको हम विचलन कह सकते हैं, उसको पढ़ते हैं। जल्दी से इसको उतार लीजिए। अब हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग हो जाएगी वो होगी मेंडल के नियम के अपवाद। नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो होगी मेंडल के नियम के अपवाद। मेंडल के नियम के अपवाद। देखो इसमें पॉइंट 1, पॉइंट 2, मतलब इस तरह से पॉइंट बना के लिखना। अब इसमें क्या पूरी थ्योरी है मैं बोल देता हूँ, अब उस हिसाब से अपने नोट करते रहना। देखो पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि मेंडल के नियम के अपवाद में पहला है अपूर्ण प्रभाविता। पहला नियम कौन सा हो जाएगा, जो पहला नियम है वो है अपूर्ण प्रभाविता का। अब अपूर्ण नाम से स्पष्ट है, अपूर्ण प्रभाविता। तो देखो जिस प्रकार मेंडल ने उसके जो प्रभाविता का नियम था उसमें क्या बताया था, जो युग्म विकल्पी होता है उसमें, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, यानी कोई भी 2 युग्मक होते हैं, युग्म विकल्पी यानी पेड़, तो कोई भी एक विकल्प होगा, तो एक विकल्प होता है वो दूसरे विकल्प के गुणों को दबा देता है। तो एक प्रभावी हो गया और दूसरा क्या था, अप्रभावी था। और जो अप्रभावी था वो F2 पीढ़ी में अपने गुण को जरूर प्रदर्शित करता है। ये इसके प्रभाविता के नियम में था। लेकिन अपवाद कहाँ से निकला, अपवाद था मिराबिलस जलापा। इस पौधे का नाम याद रखना, हमसे ये पूछ सकता है। एक तो मिराबिलस या मिराबिलस भी कह सकते हैं, मिराबिलस जलापा, और एक है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन ये 2 पादप ऐसे थे जिनमें क्या हो गया कि जो अपूर्ण प्रभाविता के लक्षण आ गए। अब कैसे आए इसको समझते हैं। जिस तरह से देखो ये नाम तो मैं वापस लिख दूंगा, जो ये मिराबिलस जलापा था उसके गुलाबी रंग नहीं, लाल रंग, मिराबिलस जलापा के लाल रंग वाले, जो लाल रंग के
पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद रंग वाले पुष्प के पौधे से कराया। यानी मिराबिलस जलापा का एक पौधा लिया जिसमें लाल रंग के पुष्प थे और एक हाइब्रिड प्रजाति थी जिनमें सफेद रंग के पुष्प थे, तो आपस में क्रॉस करवाया। तो जो पूर्ण प्रभाविता का नियम था, कौन सा प्रभाविता का नियम था, तो इस प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, या तो लाल रंग होना चाहिए था या फिर सफेद रंग होना चाहिए था। यानी सफेद अगर लाल को दबा देता तो सारे पौधे सफेद के आ जाते, या फिर लाल वाला था वो सफेद को दबा देता तो सारे लाल के होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये ना तो लाल आया और ना ही सफेद आया, इनकी जगह गुलाबी रंग आ गया। तो ये तो काफी विचित्र बात होगी। मेंडल ने तो बोला था कि प्रभाविता होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता आ गई। अब अपूर्ण का प्रभाविता का मतलब होता है जब लाल रंग के पुष्प वाला पौधा पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ, यानी अपूर्ण प्रभावी हुआ, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ, इसके कारण जो सफेद को दबा नहीं पाया, तो और जो सफेद वाला है यानी इसके तो सफेद के पूरे कलर नहीं आए, ठीक है, और सफेद वाला पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ किस पे, लाल रंग, तो इन दोनों के कलर नहीं आए और कलर कौन सा हो गया, वो आ गया गुलाबी रंग के पुष्प के पौधे का निर्माण हो चुका। तो इसको अब इस प्रकार इसको पूरा थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। इसको एक बार पूरा मैं वापस लिखता हूं, ठीक है। देखो अब मैं पॉइंट अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो। पहला पॉइंट मैं जैसे जैसे बोलता हूं पहला पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट में लिख सकते हो कि मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार, मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार कोई एक विकल्पी दूसरे विकल्प के गुणों को दबा देता है, कोई एक विकल्प होता है तो वो दूसरे विकल्प के गुणों को दबा देता है। और F1 पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। F1 पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और F2 पीढ़ी में वो क्या होते हैं, वो मतलब जो अप्रभावी होते हैं वो F2 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन मिराबिलस जलापा पौधे के मिराबिलस जलापा के लाल रंग के पुष्प वाले, लाल रंग के पुष्प वाले पौधे का संकरण, पौधे का संकरण जब सफेद पुष्प वाले पौधे से, सफेद पुष्प वाले पौधे से करवाया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे, F1 पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी पुष्प या गुलाबी रंग के पुष्प वाले, गुलाबी रंग के पुष्प वाले प्राप्त हुए। तो पहला पॉइंट तो बता दिया, वो प्रभाविता वाला नियम छापना था हमें कि मेंडल ने क्या कहा था। मेंडल ने ये कहा था कि प्रभावी क्या होते हैं कि जो F1 पीढ़ी है उसमें सारे के सारे मतलब लक्षण जो प्रभावी होते हैं वो दिखाई देते हैं और अप्रभावी होते हैं वो छुपे रहते हैं, जो कि F2 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। लेकिन जब मिराबिलस जलापा और स्नैपड्रैगन, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लिख लेना
क्योंकि अगर एग्जाम में ये नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है, स्नैप ड्रैगन। इन दोनों एक लिया तो ये था, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें भी इस प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता दिखी। तो मेरा मिला जलापा लाल रंग के पुष्प वाले पौधे का संकरण जब सफेद पुष्प वाले पौधे से करवाया गया, सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया तो क्या प्राप्त हुआ? तो गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए, यानी गुलाब जो पौधे प्राप्त हुए कैसे, सारे के सारे गुलाबी कलर के प्राप्त हुए। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, आप नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि जो F1 पीढ़ी थी, इस F1 पीढ़ी में सफ़ेद लाल को नहीं दबा पाया और लाल सफ़ेद को नहीं दबा, यानी लाल पुष्प के जो पौधे थे वो सफ़ेद पुष्प के जो पौधे थे उनको नहीं दबा सके, और जो सफ़ेद वाले थे वो लाल रंग के, यानी कोई एक प्रभावी नहीं हो पाया। अगर ये लाल प्रभावी हो जाता तो ये खूब सफ़ेद को दबा देता पूर्ण रूप से, और सफ़ेद भी पूर्ण रूप से, तो बीच में आ गए, मतलब ये पूर्ण रूप से भी नहीं दबा पाए। तो ऐसी स्थिति में जो तीसरा पौधा आ गया वो कौन सा आ गया? गुलाबी रंग का। कौन सा आ गया? गुलाबी रंग का पौधा आ गया। तो हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझते हैं, ठीक है। एक बार आप इतना लिख लें, ये कंटिन्यू लिखा हुआ, एक बार आप इतना लिख लीजिए। इसके बाद में हम इनका संकरण करवा के पढ़ते हैं कि किस तरह से गुलाबी पौधे आए, यानी लाल और सफ़ेद का क्रॉस करवाए तो गुलाबी आए। हाँ, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में लाल, देखो लाल अनुपात में हम गुलाबी अनुपात सफ़ेद, तो इसको लिख सकते हैं 1 अनुपात, इसको 2 अनुपात, इसको 1 अनुपात। लाल गुलाबी सफ़ेद तीनों पौधे प्राप्त होते हैं, तीनों पौधे प्राप्त होते हैं। तो लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हुआ? सफ़ेद भी आ गए, लाल भी आ गए और गुलाबी आ गए, लेकिन अभी भी गुलाबी कलर के 2 अनुपात में है, जबकि लाल और सफ़ेद 1-1 अनुपात में। इतना लिख दीजिए। इसके बाद इसको रफ करता हूं मैं। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ देखें आप, जिस तरह से ये लाल रंग का पुष्प, लाल रंग का पुष्प, और यहाँ पे देखो इसको एक साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं रफ कर लेता हूँ। F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी दोनों साथ में लिखता हूँ, ठीक है। लाल रंग और ये था यहाँ पे सफ़ेद रंग, ठीक है। तो लाल रंग को इन्होंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया और स्मॉल r से इनको सफ़ेद रंग के जो पुष्प थे उनको रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ से आया कैपिटल R और यहाँ से आपका स्मॉल r। तो जब इन दोनों के मध्य, यानी इनके मध्य क्या करवाया था? क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो ये कैपिटल R और स्मॉल r, तो ये जो थी वो F1 पीढ़ी थी। क्या थी? F1 पीढ़ी थी। और ये सभी 100% गुलाबी रंग के पौधे, यानी सॉरी गुलाबी रंग के पुष्प, शॉर्ट में लिख रहा हूं, या गुलाबी पौधे। यहां देखें, ये F1 पीढ़ी है, ये क्या हो जाएगी? F1 पीढ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। यहां लिख लेना आप F1 पीढ़ी। तो इस F1 पीढ़ी में क्या हो जाएगा?
लाल रंग के कैपिटल आर और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, सफेद रंग स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो यहां से आर और यहां से स्मॉल आर। जब इनके बीच में क्रॉस संकरण करवाया तो यहाँ पे एक प्राप्त हुआ कैपिटल आर और एक प्राप्त हुआ स्मॉल आर। ये F1 पीढ़ी है। कौन सी F1 पीढ़ी? और ये 100% ये कैसे हैं? ये जो पौधे प्राप्त हुए ये कैसे हैं? गुलाबी रंग के प्राप्त हो गए। कैसे प्राप्त हो गए? गुलाबी रंग के। कारण बता दिया, क्योंकि ये इसके रंग को नहीं दबा सका पूर्ण रूप से, ठीक है, दबाने की कोशिश की लेकिन अपूर्ण। हमने लिखा था ना, जो कौन सा था, अपूर्ण प्रभाविता। इसके बाद में स्वपरागण करा गया। क्या करा गया? स्वपरागण। और स्वपरागण क्या होता है, ये टर्म मैंने कल बताई थी। F1 पीढ़ी के अंतर्गत, F1 पीढ़ी में जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसका हम आपस में जब क्रॉस संकरण करवाते हैं, जब आपस में क्रॉस संकरण करवाया जाता है उसे स्वपरागण कहा जाता है। तो यहाँ देखिए अब स्वपरागण कैसे करवाया। जैसे यहाँ पे आर ले लिया और यहाँ पे एक आर ले लिया और यहाँ पे आर लिया और यहाँ पे आर ले लिया। अब इनका स्वपरागण कराएगा तो यहाँ देखें अब, ठीक है, कैपिटल और कैपिटल आर, तो ये दोनों ही कैसे होंगे? ये कैपिटल आर होंगे दोनों। और इसके बाद में स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर। आपस में क्रॉस संकरण देखें, ये F2 पीढ़ी है। कौन सी हो जाएगी? ये आपकी F2 पीढ़ी। हम F2 पीढ़ी में क्या करवा रहे हैं? यहाँ लिख रहा हूं मैं स्वपरागण। क्या लिखवा रहा हूं यहाँ? स्वपरागण। F2 पीढ़ी में स्वपरागण कराया, आर लिखा, यानी कौन से? जो हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था, आर और आर। जब आर और आर के बीच में क्रॉस करवाए तो कैपिटल आर और कैपिटल आर आया। फिर स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में क्रॉस करवाया तो आर यानी कैपिटल आर वाला और स्मॉल आर वाला। इसके बाद में देखें, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में क्रॉस करवाया गया तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर और ये हो जाएगा स्मॉल आर। और बचे कौन से? कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो इसके बीच में स्मॉल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखें, जहां पे भी कैपिटल है, अब इस पे जाए, जहां पे भी कैपिटल है वो तो लाल ही होगा, और जहां ओनली फॉर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर और स्मॉल आर, वो सफेद कलर के होंगे। कौन से होंगे? सफेद कलर के होंगे। और जहां पे आर कैपिटल वाला और स्मॉल वाला होंगे तो वो कौन से होंगे? आपके गुलाबी। यानी यहां से हम जीनोटाइप और आपके फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकाल सकते हैं। तो यहां अगर मैं लिखना चाहूं फिनोटाइप, फिनोटाइप बता दिया मैंने। फिनोटाइप, देखो फिनोटाइप की आप वापिस से परिभाषा बता रहा हूं। फिनोटाइप का हिंदी मतलब होता है लक्षण प्रारूप, और लक्षण आप जानते हो बाह्य आकारिकी जो दिखती है वो लक्षण प्रारूप होता है। इसी तरह जीनोटाइप की एक बार फिनोटाइप निकाल लेते हैं। देखो फिनोटाइप में आपके क्या क्या थे? लाल अनुपात में आपके गुलाबी, लाल गुलाबी, और अनुपात में सफेद क्या थे? वो था आपका सफेद। तो यहां देखिए आप, लाल कितने हैं इसके अंतर्गत? तो एक ही है, तो ये वाला लाल हो जाएगा। यहां देखें, ये वाला कैसा हो जाएगा? लाल। तो इसको हम लिख सकते हैं पूरे एक ही है इसमें लाल। इसके बाद की बात करें तो ये गुलाबी होगा। ये कैसा? गुलाबी, क्योंकि ये कैसे है? ये चीज, ये क्या है? गुलाबी। तो ये क्या? गुलाबी। और फिर ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका गुलाबी होगा। और ये कैसा हो जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आपका सफेद। ये क्या हो जाएगा? सफेद। तो यहां लिखें गुलाबी कितने हो गए? 1 और 2, तो ये 2 हो गए। इसके बाद में सफेद कितने हैं? तो सफेद देखें स्मॉल आर, तो इसमें एक ही जगह है तो 1। तो ये तो इसका क्या हो गया? फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। क्या हो गया? लक्षण प्रारूप। अब दूसरा जो देखते हैं हम हैं वो है आपका जीन प्रारूप। क्या हो जाएगा? जीन प्रारूप। यानी जीन प्रारूप के यानी जेनेटिक्स
यानी उनकी जीनी संरचना को बताना, उनके जीन के संगठन को बताना या जीन की संरचना को बताना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बात कर लेंगे आर और कैपिटल आर की। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर अनुपात में और क्या क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इसके अनुपात में हमें क्या मिल रहा है, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, एक बार इसको देख लेना। देखो ये चीज तो आपकी इसकी हो जाएगी। तो अब देखिए जीन प्रारूप में कैपिटल आर और कैपिटल आर कितने हैं, तो इसके अंदर के देखते हैं केवल एक ही है। कितना है, केवल एक है। फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर कितने हैं, तो एक और दो, तो कितने हो जाएंगे, दो, और स्मॉल आर कितने हैं, एक। तो ये इसका फिनोटाइप और ये इसका जीनोटाइप। ठीक है, मैंने बता दिया किस तरह से निकाले गए। एक बार वापस देख लेते हैं। ये है लाल रंग के, ये है सफेद रंग का। लाल रंग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, सफेद रंग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। यहाँ से आर लिया और यहाँ से स्मॉल आर लिया। जब इनका क्रॉस संकरण करवाया गया या क्रॉस टेस्ट करवाया गया तो क्या प्राप्त हुआ, हमें आर यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुआ, यानी 100% गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए, यानी गुलाबी रंग के पुष्प वाले सारे पौधे प्राप्त हुए। तो अपूर्ण प्रभाविता समझ में आ गई, कोई भी ये और ये प्रभावी नहीं हो पाए थे। F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी के अंतर्गत जब आपस में उन जो रिजल्ट होता है उसका क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस संकरण, उसको स्वपरागण कहते हैं। तो F2 पीढ़ी लिखी हमने, कौन सी हो गई, F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी के अंतर्गत क्या कराया गया, F2 पीढ़ी के अंतर्गत हमने स्वपरागण किया। क्या किया, स्वपरागण, आर और आर लिया, इन दोनों का आपस में क्रॉस कर दिया आया, इसका और इसका क्रॉस करवाया तो कैपिटल और स्मॉल आर आ गया, और इन इसका और इसका करवाया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इन दोनों का करवाए तो दोनों स्मॉल आर। तो ये गुलाबी हो गए, ये गुलाबी, ये लाल और ये सफ़ेद, ये इनका फिनोटाइप, ये इनका जीनोटाइप। अब इस पूरे को उतार लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं सहलग्नता का नियम क्या था, वो भी मेंडल का अपवाद ही है। सहलग्नता का भी क्या है, उसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हम देखो ब्लड ग्रुप के बारे में अलग से पढ़ेंगे, हमारा वो टॉपिक होगा, उसको पूरा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक नॉर्मल जानकारी ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और सहलग्नता क्या है उसको देखेंगे ब्लड ग्रुप के माध्यम से। इसको उतार लीजिए आप। इसको आप जल्दी उतारिए। ठीक है, इसके बाद सहलग्नता या फिर इसको सहप्रभाविता भी कहते हैं जनरली। ठीक है, इसको जल्दी उतारिए। अब इसको रब करता हूं। अब जो दूसरा अपवाद था वो था, इसको सहलग्नता भी कहते हैं और सहप्रभाविता। देखो लग्नता मतलब उसके साथ में था, और सहप्रभाविता यानी उसके साथ में जो प्रभाव को दर्शाया। ठीक है, तो ज़्यादा रहेगा आपका बेटर शब्द वो रहेगा सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सहप्रभाविता। इसको देखो, इसको एक बार समझ लेते हैं कि है क्या चीज़ ये। सहप्रभाविता में जिस तरह से आपके जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो दोनों ही ऐसी स्थिति हो सकती है कि कई बार दोनों ही अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्हें सहप्रभावी यानी सह यानी साथ साथ में वो प्रभावी हो जाते हैं। यानी प्रभावी लक्षण तो प्रभाव दिखाता ही है, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो भी उसके साथ साथ में अपना प्रभाव दिखा देते हैं। इन्हें सहप्रभाविता कह सकते हैं। माना कि कोई एक युग्म विकल्पी है जिसमें से एक विकल्प प्रभावी हो रहा था और दूसरा अप्रभावी था, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ गई, प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही स्वतंत्र रूप से अपने अपने लक्षणों को प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें सप्रभाविता कहते हैं। और उसका उदाहरण है मानव का ब्लड ग्रुप, यानी जो आपके ह्यूमन ब्लड ग्रुप है
देखो ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। एक बार इसकी अगर परिभाषा देखें तो मैं इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ, या जो मैंने समझा इसको भी आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि सप्रभाविता क्या होगी। जब दो युग्म विकल्पी या फिर एक प्रभावी युग्म के साथ एक प्रभावी विकल्पी के साथ एक प्रभावी विकल्पी के साथ में एक प्रभावी विकल्प के साथ अप्रभावी विकल्प भी अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करता है। देखो इसने स्वतंत्र अभ्युन का नियम दिया था। मेंडल ने अगर देखा जाए तो स्वतंत्र अभ्युन का नियम दिया था कि अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसने प्रभावी और अप्रभावी जो टर्म यूज कर ली, इसकी वजह से ये अपवाद बन गया। ठीक है, इसने क्या बोला था, प्रभावी और प्रभावी, उसकी वजह से ये जो सप्रभाविता का नियम आ गया वो उस टर्म की वजह से आया है। तो एक प्रभावी विकल्पी के साथ में की बात करें, ठीक है, अप्रभावी विकल्प भी अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकता है। यानी क्या हो सकता है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही क्या हो सकते हैं, अपने लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं या उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखें तो मानव में रक्त समूह, देखो अब इसकी रक्त समूह की बात कर लें। ब्लड ग्रुप जो हमारा टॉपिक है, वहाँ ब्लड ग्रुप को डिटेल से पढ़ना है। आरएच फैक्टर क्या है, किस तरह से रक्त का थक्का जगता है, क्लोटिंग क्या, मतलब इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ में एग्जाम्पल के लिए मानव में रक्त समूह, अगर रक्त समूह की बात करें तो ए प्रकार का रक्त समूह, बी और ए बी और ओ कितने हो गए, यानी 4। यानी मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी ओ, ये 4 पाए जाते हैं। अब देखें अगर इनके जीन की बात करते हैं, यानी कोई ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सा जीन है या कौन से युग्म विकल्पी है। एलील की बात करते हैं, एलील की बी है तो बी में कौन से युग्म विकल्पी है, ए बी है तो ए बी में कौन से हैं। तो यहाँ देखें अगर ये ए है तो उसमें हम देखते हैं ये हो सकता है, इसके बाद में बी है तो आई बी हो सकता है, ठीक है, और ओ है तो आई ओ हो सकता है, वरना इसको हम ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी तो आई ए और यहाँ हो जाएगा आई बी, और रहा ओ तो इसको हम आई ओ लिख सकते हैं। अब देखें भाई इनमें से किसी एक ब्लड ग्रुप में 2 जीन उपस्थित हैं, 2 एलील उपस्थित है, जीन नहीं 2 एलील उपस्थित हैं, ठीक है, यानी युग्म विकल्पी उपस्थित है 2, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो बाकी में एक एक कैसे हो सकता है, तो बाकी में भी तो इसके साथ में कुछ हो सकता है। तो हाँ यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आई ओ और इसको भी लिख सकते हैं आई ओ, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ध्यान से लिखना, ए है तो आई ए और आई ओ, ठीक है, इसके बाद में बी है तो आई बी और आई ओ लिखा है। इसके बाद में ए बी का बता दिया मैंने, ए बी का क्या हो जाएगा, आई ए बी हो सकता है और आई बी भी हो सकता है। इसके बाद में ये ओ था तो आई ओ भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है। इन सभी को थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख लिया, आई बी और आई ए, ठीक है। इसके बाद में इसको भी आई ओ और ये हो जाएगा आई बी, यानी इसके बाद में आई ओ और ये क्या हो जाएगा उनका आई ए। तो ये इनके एलील हैं, युग्म विकल्पी हो जाएंगे किसके, मानव में रक्त समूह के। सप्रभावितों को वापस समझाता हूं, इसके बाद इसको रफ करना पड़ेगा
कि सह प्रभाविता क्या नियम है, एक प्रभावी विकल्पी के साथ में अप्रभावी विकल्पी भी अपना, देखो इसको बिल्कुल रट्टा नहीं मानना, अपने हिसाब से समझना है इसको। अप्रभावी विकल्प भी अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण है मानव में रक्त समूह, ए प्रकार का रक्त समूह होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। 4 रक्त समूह होते हैं। इन चारों का मैंने क्या लिख लिया है, ये इनके एलील लिखे हैं, ठीक है। ए में ए आई और आई 0 हो सकता है, फिर बी में आई बी और आई ओ, सॉरी 0 नहीं, ओ हो सकता है, और ए में ए आई और ए बी, और ओ में क्या हो जाएगा, आई ओ और आई ओ। तो ये चारों इनके एलील लिखे। आप इतना उतारिए। इतना उतारने के बाद हम पढ़ते हैं कि इनमें मतलब किस प्रकार से सह प्रभाविता को एक्सप्लेन किस प्रकार से कर सकते हैं कि वास्तव में सहप्रभाविता है क्या। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, उसका जो आंसर होगा उसके माध्यम से आपको वास्तव में समझ में आ जाएगा कि मानव में रक्त समूह में वास्तव में सहलग्नता या फिर जो सह प्रभाविता है वो है कैसे, साथ साथ में प्रभावी कैसे हुए, उसको आप उस एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ सकते हो। इसको उतारिए आप, इसके बाद मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ इसका। जल्दी उतारिए। अब मैं इसको रब कर लेता हूं। और हाँ, ब्लड ग्रुप के बारे में यदि कुछ और पढ़ना चाहे तो हम इसको पढ़ सकते हैं कि कट गया है अपवाद, ठीक है, ये चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अब तो। अगर बात करें तो जो आपका ए और बी जो रक्त समूह है, ए और बी रक्त, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ए और बी रक्त समूह आपका ये हो जाएगा वो प्रभावी होगा, और ओ रक्त समूह है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ओ रक्त समूह वो आपका अप्रभावी होगा। और क्या इसमें रक्त समूह के बारे में पढ़ सकते हैं, यानी मेंडल के नियम के अनुसार अपवाद के रूप में ओ रक्त समूह अप्रभावी है, और अप्रभावी के साथ में इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अप्रभावी कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब इसकी कंडीशन समयुग्मजी होगी। क्या होगी, समयुग्मजी होगी। तो इसमें लिख सकते हैं अपन, देखो ये तो विषम युग्मजी हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम, ये हो जाएगा विषम युग्मजी, और ये हो जाएगा आपका समयुग्मजी। इन दोनों को पॉइंट को लिखें। इसके बाद लिख सकते हैं ए बी रक्त समूह, ए बी जो रक्त समूह है वो कैसा है, वो हो जाएगा सर्वात्रिक, या इसको ऐसे कहते हैं सर्वदाता, सॉरी सर्वग्राही, यानी ये किसी से भी खून ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और ओ रक्त समूह की बात करें, ओ रक्त समूह तो ये हो जाएगा सर्वग्राही। देखो सर्वदाता है, ग्राही किसी भी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, ठीक है। और ये किसी भी रक्त समूह से को दान कर सकते हैं। इन चारों पॉइंट को नोट कर ले आप। यहां देखें, देखो ए और बी रक्त समूह प्रभावी होते हैं। कंडीशन कब होगी, विषम युग्मजी जब होगा तो ये दोनों प्रभावी हो जाएंगे।
इसके बाद में देखें ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह अप्रभावी होगा और कब, जब समयुग्मजी की बात करेंगे। ओ रक्त समूह अप्रभावी होगा जब कंडीशन समयुग्मजी होगी। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है, ये किसी से भी अपना खून ग्रहण कर सकते हैं। माना कि जिस तरह मेरा ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो मैं चाहे ओ वाले का मिले या बी वाले का मिले या फिर ए वाले का, किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता हूँ। इसी तरह ओ की बात करें तो सर्वदाता, ये अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दान कर सकता है, ओ वाला होता है वो, तो ये किसी को भी दान कर सकता है और किसी से भी ग्रहण कर सकता है। इसको लिखें, इन चारों पॉइंट को नोट कर लें। इसके बाद में इतना काफ़ी हो गया ब्लड ग्रुप के बारे में, और हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि और पढ़ लिया तो फिर हम तो पूरा ब्लड ग्रुप के अंदर ही चले जाएंगे। अब हम इनका क्रॉस टेस्ट करवाते हैं, जो कि मेंडल के नियम के अपवाद कैसे कहलाए उसको देखते हैं। क्रॉस टेस्ट करवाते हैं, इसको आप उतारिए एक बार जल्दी से। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं। यहाँ देखें कि आप ऐसे लिख सकते हो कि एक माता, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। फर्स्ट लिखें, एक माता का रक्त समूह, एक माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का रक्त समूह बी है, तो उनकी होने वाली संतति, यानी क्या, बच्चों में संतति का रक्त समूह क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमें सहप्रभावितों को समझना है यहाँ पे, क्योंकि कई बार परिभाषाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। अगर हमें जो डेफिनेशन है वो समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में या ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम्पल से हमें पूरी की पूरी डेफिनेशन समझ में आती है और इससे हम बहुत सारे एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, एक माता का रक्त समूह ए है, ठीक है, यानी जो मदर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं हम ए, यानी इसके लिए लिख सकते हैं माता का रक्त समूह ए, और पिता का रक्त समूह क्या है, तो यह आपका जो पिताजी का रक्त समूह हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो हमें ये पूछा गया है कि उनकी होने वाली संतति या संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा। तो यहाँ देखें, तो इसके जो एलील थे वो मैंने आपको बताए थे, आई ए हो सकता है, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख लेता हूँ, आई ए और आई 0, ठीक है। इसी तरह बी में क्या कंडीशन बताई थी, आई बी और आई ओ, ठीक है। तो ये 4 हो गए, ठीक है, आई ए और आई ओ और आई बी और आई ओ। अब इनका क्या करवाते हैं, क्रॉस संकरण। जब इनका क्रॉस किया भाई तभी तो संतति पैदा हुई, ठीक है। यहाँ देखें, इसकी बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई ए, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं, आई ए, और यहाँ लिखा मैंने आई ओ। यहाँ देखें, इसके बाद में इसकी आई ए यहाँ पे लिखा है मैंने आई ए, और यहाँ पे लिख लिया, सॉरी हमें आई बी लेना पड़ेगा, एक तो हमें एक आई बी लेना पड़ेगा, इसको आप आई बी लिख सकते हो और इसको आप लिख लो आई ओ, ठीक है।
तो ये अपना क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा IA और यहाँ पे हो जाएगा आपका IO और यहाँ पे होगा वो IB और यहाँ पे होगा वो आपका IO हो जाएगा। O है, अब इनका क्या करवाते हैं, इनका क्रॉस संकरण करवा के देखते हैं अपन। देखो IA और IB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IA और IB, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं, हम ले लेते हैं इसको कि ये हो जाएगा IO और IB के बीच में क्रॉस संकरण, तो IB और IO। इसके बाद में IA और IO को लेते हैं, तो IA और I इन दोनों का क्रॉस संकरण करवाया। अब देखो, अब IO और IO के बीच में जब क्रॉस संकरण करवाया जाता है तो IO और IO, अब इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालें। अब इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालें, तो यहाँ देखना इसको, देखो अब ध्यान से देखना कि सह प्रभावित आई तो आई कैसे, माता पिता में देखो, यहाँ देखना इसको, माता में कौन सा रक्त समूह था A और पिता में कौन सा था B, तो हमें A रक्त समूह और B रक्त समूह, तो हमें क्या क्या मिला, A रक्त समूह B रक्त समूह मिला, ठीक है। लेकिन जो संतति पैदा हुई वो हमें चारों प्रकार के रक्त समूह मिल गए। तो कैसे मिल गए, देखो हमें IA और IB यानी AB रक्त समूह A और B, तो हमें कौन कौन सा मिला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हमें, एक तो हमें AB रक्त समूह मिल गया, ठीक है। इसके बाद में देखें IB और I0, तो IB किस में, B वाला, तो हमें कौन सा रक्त समूह मिला, B रक्त समूह भी मिल गया। इसके बाद में IA और O के बीच में संकरण करवाएं, तो हमें IA और O, तो कौन सा, ये वाला A, तो हमें A रक्त समूह भी मिला, देखो AB रक्त समूह, B रक्त यानी ब्लड ग्रुप और A। इसके बाद में देखें, इसके बाद में O वाला, तो हमें O ब्लड ग्रुप भी मिला। तो इनकी जो संतति होगी उसमें कितने ब्लड ग्रुप हो गए, IA भी हो सकता है, ठीक है, मतलब AB भी हो सकता है, B ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, A भी हो सकता है, O भी हो सकता है। सह प्रभाविता साथ साथ में आए, ठीक है, इन दोनों से AB बन गया और इसकी वजह से A और B तो थे ही और O भी आ गया। तो अब सह प्रभाविता समझ में आई। वास्तव में तो ब्लड ग्रुप कौन सा था माता पिता का, A और B, लेकिन कुछ छुपे हुए अप्रभावी भी लक्षण थे, यानी अप्रभावी गुण थे, अप्रभावी रक्त समूह था, अप्रभावी रक्त समूह था जो छुपा हुआ था। तो वो अब क्या हो गया, अब प्रभावी हो गया। अप्रभावी और प्रभावी, प्रभावी तो ये रहे और अप्रभावी कौन से वाले थे, आपका AB वाला या फिर O वाला। तो ये सारे के सारे एक साथ 4 पॉसिबिलिटी बन गई, AB भी हो सकता था, B हो सकता है, A हो सकता है, O हो सकता है। तो इस प्रकार ये साथ साथ में सह प्रभावी हो गए। कैसे हो गए, सह प्रभावी। तो इस प्रकार ये अपना सह प्रभाविता का नियम भी कंप्लीट हो गया। तो हमने सबसे पहले तो मटर के पौधे का चयन किस प्रकार क्यों किया, उसके क्या कारण थे, तो उनके जो 4-5 इंपॉर्टेंट थे पॉइंट उनको लिखा। उनमें मैंने बताया आपको कि स्वपरागण और परपरागण को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो आपके 7 विपर्यासी लक्षण थे, उन 7 विपर्यासी लक्षणों को बताया कि कौन कौन से लक्षण थे, ठीक है। उन 7 विपर्यासी लक्षणों को एक बार अच्छे से आप देख लेना, क्योंकि एग्जाम में हमें पूछ सकता है कि निम्न में से मेंडल का जो मटर का पौधा उपयोग में लिया गया था उनमें से कौन सा विपर्यासी लक्षण नहीं था, ये पूछ सकता है। देन इसके बाद में क्या और हो सकता है, हाँ, इसके बाद में हमने पढ़ा कि अपूर्ण प्रभाविता नियम को पढ़ा कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या, मैंने बता दिया कि गुलाबी पौधा प्राप्त हो गया था, ना तो लाल उसको दबा पाया था सफ़ेद को, ना सफ़ेद पूर्ण रूप से दबा पाया लाल को, तो दोनों ही अपूर्ण हुए, जिससे तीसरी जो पौधा था वो कौन सा निकल के आ गया, आपका गुलाबी पौधा आ गया था। इसके बाद में हम पढ़ा सह प्रभाविता के नियम को पढ़ा, और सह प्रभाविता का ये बेस्ट एग्जाम्पल इस हिसाब से समझ सकते हो कि माता पिता का रक्त समूह AB था, लेकिन हमें इस प्रकार के 4 रक्त समूह प्राप्त हो गए अंत में। तो ये O वाले और ये AB वाले कैसे थे,
छुपे हुए अप्रभावी थे, लेकिन यहाँ आते क्या हो गए, ये साथ साथ में प्रभावी हो गए, इनके साथ साथ में प्रभावी हो गए। इस प्रकार आज का जो लेक्चर था कि मैं आपका बायोलॉजी का वो कंप्लीट हो चुका है, तीसरा। मिलते हैं आपके फोर्थ लेक्चर में। तो उसमें जो फोर्थ लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए की कंप्लीटली जो संरचना आपके सिलेबस में दे रखा है कि डीएनए और आरएनए की संरचना। जब डीएनए आरएनए की संरचना हो जाएगी, इसके बाद हम आनुवंशिक विकार पे बात करेंगे। आनुवंशिक विकार क्या है, उनको मेंडल के नियमों के बाद भी पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। इसके बाद में मेंशन किया हुआ है कि डीएनए और आरएनए क्या है, तो हम डीएनए और आरएनए की संरचना पे बात, उनके टाइप्स ऑफ डीएनए आरएनए हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइप्स ऑफ डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा, हमें स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।